Hi guys, this is our third interview in the series of candid interviews that we do with the property buyers, and this is mainly about आज का जो हमारा डिस्कशन है इट्स अबाउट अ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट इन बैंगलोर जो मेरे एक फ्रेंड दीपक गोइंका ने किया था. So he bought this property in Banirghatta Road, which is part of Bangalore in 2009. उनका टोटल परचेज कॉस्ट उनको 56 लाख रुपीस का पड़ा. एंड इन दिस इंटरव्यू विल डिस्कस की परचेज करने प्रॉपर्टी सिलेक्शन से लेके कंस्ट्रक्शन पीरियड तक का टाइम का उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है एंड हाउ इज ही लुकिंग एट द इन्वेस्टमेंट टुडे. Post this investment, I'll share my analysis of the investment. क्या उनके प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट अच्छा था, क्या उनके इसमें अच्छा नहीं था. तो we'll discuss all those points. उनका नाम दीपक गोइंका है. He is a software engineer based in Bangalore. So he is in Bangalore since 2000 and वो 2004 में graduate हुए थे and he bought a property for self use in 2009. For some reasons which we'll see in this interview, उन्होंने ये प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर दिया एंड खुद एक दूसरे अपार्टमेंट में रह रहे हैं. So we'll please listen to this interview for his investment experience and my analysis in the end. And ये इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा हो सकता है, but I request you to watch it because there are a lot of points of under construction which we have to discuss in this interview. So I hope you watch the full interview. Thank you. Thanks a lot. So hi Deepak, this is part of our candid interview that we do. तो हम लोग generally अपने दोस्तों, friends और whoever we know who are ready to share their actual experience, तो उनका हम experience share करते हैं कि property investment उनका experience कैसा रहा. We try to pick up different localities, different cities, ताकि लोगों को थोड़ा wide variety of view मिल सके. तो एज आई कैन सी कि आपने बानेरघट्टा रोड पे बैंगलोर में ये प्रॉपर्टी परचेज की थी 2009 में फॉर 56 लाख रुपीस. सो वील जस्ट गो थ्रू द सेट ऑफ क्वेश्चंस जो हमारे हैं. जो हमारा इंटरव्यू है वो विल कीप इट इन 3 सेक्शंस. हमारा जो इंटरव्यू है दैट विल बी इन 3 सेक्शन. दैट इज पहला होगा कि आपने प्रॉपर्टी क्यों सेलेक्ट किया, यही एरिया क्यों सेलेक्ट किया, बैंगलोर ही क्यों सेलेक्ट किया. सेकेंड की आपका प्रॉपर्टी परचेज करने का, मैनेज करने का क्या एक्सपीरियंस रहा डेवलपर के साथ, प्रॉपर्टी के साथ एंड व्हाटएवर. And then one third section is the overall analysis. We'll try to keep it short and we'll try to keep it as relevant as possible. So we'll work accordingly. So yes, Deepak, you can start now. प्रॉपर्टी सिलेक्शन का तो ऐसा है 2009 में I was just married in 2008 and I was looking for some property at that time because my wife was pregnant also at that time, so I thought okay, it's time to settle down and have a property. तो ढूंढते ढूंढते उस समय क्या है, मार्केट क्रैश हुआ था, तो वो तो एक ट्रिगर था मेन कि अभी प्राइसेस थोड़े नीचे हैं तो अभी लिया जाए. मैंने देखना स्टार्ट किया, कुछ रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज भी देखा मैंने और बड़े बिल्डर्स का भी प्रोजेक्ट्स देखा. तो मेरे को एक डीएलएफ वाज जस्ट लॉन्चिंग इन बैंगलोर उस टाइम पे. तो और जो प्राइस डीएलएफ में अपना लॉन्च प्राइस रखा था, इट वाज लाइक प्री लॉन्च, नॉट इवन लॉन्च, प्री लॉन्च, which was significantly lower than the top builders in Bangalore. It was actually जो mid grade builders होते हैं ना, उस प्राइस पे डीएलएफ ने लॉन्च किया था. And the property was like really huge. Bangalore में उस टाइप का 100 acre property अभी किसी ने लॉन्च नहीं किया था, इतना बड़ा टाउनशिप. Can we go to that slide? Just एक second. In 2009. 2009 का February में I invested. And बनरघट्टा रोड ऑल्दो जहाँ मैं रहता था उससे तो बहुत दूर था, बट वही था डीएलएफ के ब्रांड नेम पे मैं तो बनरघट्टा चूज किया मैंने. बनरघट्टा वाज आउटस्कर्ट्स ऑफ बैंगलोर एक्चुअली एट दैट टाइम, बट जस्ट डीएलएफ का ब्रांड नेम था इसीलिए आ गए यहाँ पे. तो यू वर श्योर कि बैंगलोर में ही रहोगे, मतलब बिकॉज 2009 में वो तो ऑलमोस्ट लाइक I was already in Bangalore for 9 years. In 2009, I came to Bangalore in year 2000. Already 9 years था, इंजीनियरिंग वगैरह इधर से की थी, तो उस मामले में तो I was pretty sure कि रहना तो बैंगलोर में ही है.
ओके। तो उस हिसाब से तो उस पे कोई डाउट नहीं था। और बाकी प्रोजेक्ट्स मैंने देखे थे एक्चुअली। हम्म। तो दो चीजें थी, एक था रेडी टू मूव। रेडी टू मूव में फिर वही दो चीज आ गई, एक था ब्रांडेड बिल्डर्स, आई मीन टॉप क्लास जो बिल्डर्स है वो, या फिर मिड रेंज बिल्डर्स। टॉप क्लास बिल्डर्स का प्राइस तो आउट ऑफ द रेंज था, और जो मिड क्लास बिल्डर्स थे उनका प्राइस जो था वो थोड़ा रेंज में था। बट एक था मन में कि अगर कोई बड़ा बिल्डर मिल जाए, और डीएलएफ का फिर वेट करते करते एक डीएलएफ का पता चला कि ये जो मिड क्लास बिल्डर्स दे रहे हैं उस रेट पे डीएलएफ दे रहा है। तो फिर क्या था, और बस यही था एक साइड उसका प्रॉब्लम की वो प्री लॉन्च था। ओके। और उस समय 3-4 साल थे तो लगा अच्छा हाँ, वैसे भी थोड़ा चादर से ज्यादा पैर फैला रहा था मैं कि 3-4 साल में तो सैलरी वगैरह बढ़ जाएगी, तो ले लेते हैं थोड़ा, एक बार पुश करके पैसा घर से उधार लेके, और बाद में फिर बड़ा प्रोजेक्ट हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, बाद में ईएमआई मैनेज तो हो जाएगी। रीजन तो मेन आइडिया था कि 3-4 साल बाद पोजीशन मिलने का आपका वो था, टाइमलाइन था आपका। वो भी इंटेंशनली वैसा ही था, क्योंकि उस समय जो सैलरी थी उसमें तो ईएमआई अफोर्ड नहीं कर का भी पाते। नहीं हो पाता। तो लेकिन ऐसा था कि 3 BHK एक साथ ले लिया जाए डायरेक्टली, हम्म। और 3-4 साल बाद मिलने में ही अच्छा है, क्योंकि तब तक ईएमआई जितनी सैलरी हो अफोर्डेबल जाए। हो। ओके, अच्छा। तो ईएमआई से नेक्स्ट उस पे आते हैं कि ये ईएमआई आपके लिए इजीली मैनेजेबल था, एंड लॉन्गेविटी का तो क्वेश्चन नहीं था बिकॉज आप अपने लिए ही ले रहे थे, राइट? हाँ वो तो था, ईएमआई भी ऐसा था ना जो जिस हिसाब सो से। जब आपने परचेज किया था, एक क्वेश्चन की, जब आपने परचेज किया था उस टाइम पे उस एरिया में रेंटल्स क्या थे? मतलब यू परचेज इट फॉर एक जो मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ, जो लोग मैं जानता हूँ बट बाकी हो, कि ये प्रॉपर्टी जब आपने परचेज किया तब अराउंड 40 lakhs का था, राइट? 35 to 36 लाख रुपीज की प्रॉपर्टी 40 थी, एंड 3-4 लाख रुपीज का रजिस्ट्रेशन एंड अदर चार्जेस था, राइट? तो डिड द डेवलपर चेंज टर्म्स बिकॉज वो फिर 56 कैसे हो गया? अगर आपने 40 का लिया था तो 56 ओके, कैसे? उसमें दो दो तीन चीजें हैं मेन, जिससे हाँ। कि जो फाइनल प्राइस है मेरा वो 56 हो गया। वो क्या हुआ, एक तो ये सर्विस टैक्स नहीं हुआ करता था उस जमाने पे, है सर्विस ना, टैक्स एंड वैट रियल नहीं होता था, जो बाद में इंट्रोड्यूस हो सर्विस गया। टैक्स एंड वैट जो 2009 में नहीं हुआ करता था, और ऑब्वियसली उसमें बिल्डर का भी फॉल्ट नहीं कह सकता हूँ मैं। हम्म। तो ये हो गया बाद में ऐड, तो ये जो सर्विस टैक्स ऐड हो गया। दूसरा क्या हो गया कि ये जो कर्नाटका में गवर्नमेंट है ये हर साल सर्कल रेट बढ़ाती रहती है। ओके, ओके। तो सर्कल रेट बढ़ते बढ़ते जब फाइनल आया तो 7 लाख हो गया। 4 लाख बिल्डर ने एस्टिमेट किया था सब कुछ मिला के, वो होता है ना ये सैनिटेशन चार्ज ये वो सब मिला के, हाँ। वो तो हो गया 7 लाख रुपए। सो तीसरा एक एक प्रॉब्लम ये हो गया कि सर्कल रेट बढ़ता गया, एंड गवर्नमेंट जो है सारे चार्जेस अपने सर्कल रेट पे लेती है, तो जो 35-40 lakhs की प्रॉपर्टी थी, एंड हाँ थोड़ा रूल हर स्टेट में वेरी करता है, जैसे महाराष्ट्र में यू हैव टू रजिस्टर इट ऑन द सेम डेट, जिस दिन आप परचेज करते हो उस दिन करना होता है। आई थिंक बैंगलोर में ये ऑप्शन है कि तुम पोजेशन के टाइम तक भी इसको स्ट्रेच कर सकते हो। बैंगलोर में नॉर्मल प्रैक्टिस तो वही है, पोजीशन के टाइम पे ही लोग करते हैं, पहले यहाँ ओके, रजिस्टर नहीं करते। पहले यहाँ एक वो स्टैंप ड्यूटी 7-8 हजार कुछ लगा के एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन टाइप से बिल्डर करा देता है। ओके, और ओके। लेकिन जो एक्चुअल रजिस्ट्रेशन और खाता वगैरह जो बोलते हैं वो सब यहाँ पे लास्ट में ही होता है। तो अब उस उस कारण लास्ट से, उस कारण से 3-4 लाख रुपए बढ़ गया वो रजिस्ट्रेशन कारण एंड से सब। तो हाँ 3 लाख का तो क्लियर कट उसमें इंक्रीमेंट आ गया था। हम्म। दो रीजन तो ये हो गए। तीसरा रीजन क्या हो गया, हमारा जो बिल्डर था डीएलएफ हाँ। जिसके ऊपर इतने बड़े नाम पे हम लोग गए, उसने क्या किया, एक तो ये हमारा साइज थोड़ा सा चेंज हो गया। तो साइज चेंज हुआ, तो साइज चेंज में कोई 100 स्क्वायर फीट जितना उसने बढ़ा दिया है। तो ओके, उसका दाम देना पड़ा। उसने अपना पेपर पे बढ़ा दिया, बोला कि अब ये बढ़ गया है, लेकिन अंदर तो हम लोगों को तो कुछ लगा नहीं चेंज। ठीक है, ओके। वो तो सुपर बिल्टअप और ये दुनिया भर की अलग अलग चीजें ये लोग गिना देते हैं। हम्म। उसमें एक चार्ज जुड़ गया हमारा। हम्म। दूसरा क्या हो गया, एक ये था इसका ऑन टाइम पेमेंट करके एक क्लॉज हुआ करता था जो उसने कंसिडर किया था। ओके, जब हम लोगों को बेचा था तो एक 100 रुपए पर स्क्वायर फीट का ऑन टाइम पेमेंट मिलेगा, तो वो जोड़ा हुआ था 40 लाख के कैलकुलेशन में। ओके। तो मेरे पेमेंट में क्या हुआ, एक या दो ईएमआई बैंक ने लेट से
डिसबर्स किया, तो उसके कारण मेरे को करीब 1.5 पौने 2 लाख का वहां पे झटका लग गया, 100 रुपए पर स्क्वायर फीट के कुछ हिसाब से। कुछ तो गवर्नमेंट कॉस्ट छोड़ इंक्रीज हुआ, दिया। कुछ डीएलएफ की तरफ से कॉस्ट इंक्रीज हुआ, एंड देन कुछ डीएलएफ ने आपको एक्स्ट्रा भी चार्ज किया बिकॉज उन्होंने बोला कि आपका सुपर बिल्टअप एरिया 100 स्क्वायर फीट से बढ़ गया है। हाँ, तो करेक्ट। एक वन थिंग जो आप हम लोगों ने काफी डिस्कस किया है कि क्वालिटी इश्यूज का, तो आई थिंक यू उसका क्वालिटी का काफी प्रॉब्लम आया था आप लोगों को, राइट? क्या क्वालिटी के 2 टाइप के इश्यूज लगे मेरे को। मेरे लिए एक क्या था कि नया प्रोजेक्ट जब आता है और नए नए लोग जब लेते हैं और फाइनली डिलीवरी मिलती है, तो वो एक एक मतलब दीवार में थोड़ा सा छेद भी है तो वो भी एक बड़ा क्वालिटी इशू लोग बना देते हैं। अच्छा। तो वो तो देखिए था थोड़ा बहुत, जैसे कि जो फिक्सचर्स वगैरह होते हैं बाथरूम में, मतलब डीएलएफ दे रहा है तो आपने ऑब्वियसली कुछ अच्छा एक्सपेक्ट किया हुआ था, लेकिन चीप क्वालिटी के फिटिंग्स अच्छा। लगा दिए उसने, ठीक है। चीप क्वालिटी के स्विचेस लगा दिए। स्विचेस तो मेरे को याद है अभी तक, मतलब पहले साल तक किराएदार था तो ऑलमोस्ट सारा स्विच मेरे से तो चेंज हो चुका। मेरा तो बिगर प्रॉब्लम ये था कि जब प्रॉपर्टी खरीदी तो पेपर पे तो एकदम जबरदस्त, एकदम मॉडल वॉडल जो बना के इन लोगों ने दिखाया, और जो इन्होंने अपना मॉडल फ्लैट भी दिखाया, वो भी दिखाया 3 साल के बाद, तो देख के बहुत धांसू था सब, ठीक है। जब अपना मिला तो उसमें मन खुश नहीं हुआ। एक तो बालकनी थी गिनती की 2, एक लिविंग रूम और एक बेडरूम में, और एक किचन में भी थी। इतनी छोटी छोटी बालकनीज, ऑलरेडी मैं जिस किराए के घर में रहता था उसमें काफी बड़ी बड़ी बालकनीज थी। और बाकी रूम्स वगैरह का जो मेरे को वो लगा, रूम खुला और खुलते ही बीच में तो गेट है रूम के, खोलते तो सामने आपको बेड दिखने लगेगा, है ना। तो उस टाइप का जो कंस्ट्रक्शन का जो वो था ना, जो वो बोलते लेआउट, लेआउट में मेरे को उतना मजा नहीं आया, ये प्रोबेबली सब इसलिए। चीजें तो आई थिंक इसमें तो डेवलपर को नहीं बोल सकते बिकॉज उसने आपको हाँ, प्लान इसलिए दिखाया होगा, ये एक्सपीरियंस करेक्ट। नहीं था बाइंग का, तो इसके लिए आइडिया नहीं था कि बालकनी 2 फीट का कितना बड़ा होता है या रूम्स का साइज। बिल्कुल, हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। तो उसका तो मेरे को वाकई में वो ऑन पेपर हम लोग को लगा कि बड़ा बिल्डर है तो सब अच्छा ही होगा, लेकिन लास्ट है कि हम लोग एक फाइनेंशियल समरी आपका शेयर करेंगे, तो जहां पर जो नेक्स्ट स्लाइड है वहां पर हम लोग शेयर करेंगे कि आपका आपने लोन लिया तो उस कारण से क्या हुआ। तो यह प्रॉपर्टी जो 56 लाख का था अभी आज के डेट में 82 लाख का है अप्रोक्सीमेटली, एंड तो आपके प्रॉपर्टी पे रिटर्न नहीं आया। आई थिंक एक रीजन ये भी हो सकता है कि जब परचेज किया था तब उधर रेंटल्स काफी कम थे क्या उस एरिया में? हाँ, ये एरिया जो है उसमें रेंटल तो अभी भी बहुत अच्छे नहीं है हाँ। बैंगलोर के हिसाब से। ये एरिया थोड़ा आउटर में पड़ता है बैंगलोर के, और यहाँ पे कुछ वो नहीं है, सॉफ्टवेयर कंपनीज वगैरह इस एरिया में तो नहीं आई थिंक उस वक्त रेंटल जो है वो एक शायद है। ऐसा होगा तो बिकॉज अभी बहुत कम है। उस समय तो मेरे को लगता नहीं कोई 8-9 हजार से ज्यादा 2 BHK का देता होगा इस एरिया में। तो मतलब अगर 9,000 है और 50-55 लाख की प्रॉपर्टी, मतलब 40 लाख की भी अगर एक बार को मान लेते हैं तो 9,000 इंटू 12 1 लाख, तो मतलब 2-2.5% का रेंटल यील्ड था। तो आई थिंक वो एक रेड फ्लैग था जो शायद मिस कर जाते हैं बहुत लोग। तो ओवरऑल योर इन्वेस्टमेंट एरिया नहीं सीएजी, था ना, तो इसीलिए कोई वैसा दिमाग लगाया नहीं मैंने तो कभी। सो तो इन्वेस्टमेंट यार इन्वेस्टमेंट जो है वो 3% से ही बढ़ा। इनफैक्ट अगर ये भी इसीलिए आपका इन्वेस्टमेंट का जो है मतलब हम अगर शुरू से 50 लाख का कंसिडर करें तो 50 से 82 में 10 साल में तो फिर ये 2.9% से ग्रो हुआ। जबकि आपका पैसा बिकॉज ये स्टेजेस में लगा इसीलिए आपको लिवरेज इतना हर्ट नहीं किया, अदरवाइज ये काफी निगेटिव जा सकता था। बट बिकॉज मेजर पैसा आपका 2010 से 19 के बीच में स्टैगर्ड फॉर्म में लगा तो इसीलिए आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो है वो फिर भी एक पॉजिटिव जोन में है, एटलीस्ट ऐसा कह सकते हैं। या एंड आज भी रेंटल्स आ रहे तो आई थिंक अब थोड़ा धीरे धीरे कवर होता जा। तो दीपक हम लोग अब अपने लास्ट सेक्शन पे आते हैं जो कि है कि ओवरऑल समरी कैसा रहा, मतलब क्या आपके लिए इस प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट में अच्छा रहा, कौन सी चीजें रही जो उतनी अच्छी नहीं रही, एंड फिर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है। सो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी तो देखिए मैंने तो ये चीज सोच के ली थी कि बड़ा बिल्डर है तो उसका कोई रिग्रेट नहीं है मेरे को। बड़ा बिल्डर के साथ ही मेरे को तो बल्कि जाना था, और अभी भी इसके बाद भी मेरे को कुछ लेना हुआ कभी तो बड़े बिल्डर के साथ ही लूंगा। और इसलिए लिया क्योंकि वही था ना कि 3 साल
4 साल लगेगा इसको बनने में। बिल्डर खुद 4 साल बोल रहा था मुंह से, हाँ और बिल्डर 4 बोल रहा है तो बड़ा बिल्डर है, तो हमने सोचा चलो 5 में देगा। yeah, तो इसलिए अच्छा था, क्योंकि अपने कैपेसिटी से ज्यादा का प्रॉपर्टी लिया था मैंने। और बैड थिंग तो ऐसा है, देखिए कि लिया तो रहने के लिए था, लेकिन अभी मैं उसमें रहता नहीं हूँ, अभी मैंने उसको किराए पे दे दिया है। और जहाँ डीएलएफ है एक्चुअली, मतलब इतने दूर ऑफिस वगैरह से, रहता मैं उसी एरिया में हूँ, दूसरे फ्लैट में रहता हूँ। तो एरिया तो बल्कि अच्छा है, काफी डेवलप हो गया उस हिसाब से। सो एरिया वाला जो बेट है वो अच्छा गया, मतलब प्रॉपर्टी का बेट उतना अच्छा नहीं गया, बट एटलीस्ट बानेरघट्टा रोड जहाँ आप बोल रहे हो वो एरिया डेवलप कर गया काफी। हाँ, एरिया तो काफी डेवलप कर गया, और डीएलएफ का बहुत बड़ा रोल है उसमें। ना तो ये जंगल हुआ करता था, डीएलएफ के कारण एरिया काफी ग्रो हो गया। सो एक प्रॉब्लम जो मैंने डिस्कस नहीं की वो ये हो सकता है कि थोड़ा ब्रीफली इस पे बात करेंगे कि जब वो पोजीशन में आपका 3 की जगह 4 की जगह 5-6 साल लग गया आपको पोजीशन लेने में, तो एक टाइम ऐसा रहा होगा जब आपका ईएमआई भी चल रहा होगा और आपका रेंटल्स भी आप दे रहे होगे जहां भी आप रह रहे होगे। हाँ, तो रेंटल तो जैसे मैं शुरू से ही दे रहा था, जब हाँ। खरीदा था तब से दे रहा था, लेकिन जो प्लान था कि 2009 में लिया था, और बिल्डर की कैलकुलेशन थी कि 2012 के अप्रैल में मिल जाएगा। हम्म। और लगभग वो टाइम था 2012 का, जब मेरे बच्चे प्रॉपर स्कूल में उनके जाने की एज हो गई थी, 2013 में इनफैक्ट। हम्म। तो जब, जिसको बोलते हैं ना PP1, यहाँ पे नर्सरी में जाने की उनकी एज हो गई थी, और नर्सरी से यहाँ पे स्कूल में न था नहीं, बट शुरू मेरा में। मेन क्वेश्चन ये था कि ईएमआई, बिकॉज आपका ईएमआई 2014 में फुल फ्लेजेड स्टार्ट हो गया था, ऑलमोस्ट सारा पेमेंट हो गया था, एंड तो उस वक्त आपका फुल फ्लेजेड ईएमआई स्टार्ट हो गया था, बट घर का पोजीशन नेक्स्ट 2 साल तक नहीं मिला। तो वो 2 साल के पीरियड में ईएमआई एंड रेंट दोनों देना पड़ा। दोनों देना पड़ा, तो वो मैनेज करना, आई थिंक बिकॉज योर सैलरी यू हाँ, वो अच्छे ग्रोथ अच्छी थी तो इसीलिए आप शायद प्रॉब्लम नहीं हुआ, अदरवाइज काफी लोगों को प्रॉब्लम हुआ होगा उस सोसाइटी में। हाँ, अगर वैसे वो नहीं होता तो फिर डिस्ट्रेस सेल भी हो सकता है, मेरे को करना पड़ जाता है। Yeah. लेकिन बस वही था कि अपना पर्सनल फ्रंट पे जो सैलरी काफी इम्प्रूव हो गई, तो ये पिंच नहीं हुआ उतना। तो वो मैनेज कर पाए, अदरवाइज वो मैनेज करना हाँ, काफी प्रॉब्लमेटिक कोई हो जाता, प्रॉब्लम नहीं राइट? था, मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम्म। ये तो अच्छा था कि फाइनेंशियली उस समय अच्छे पोजीशन पे आ गया था। तो अभी फ्यूचर प्लान्स क्या है? अभी आपने रेंट पे दिया हुआ है, यू आर गेटिंग गुड रेंटल्स, 25,000 आपको रेंटल आ रहा है उधर, तो अभी क्या प्लान है? उसको रखने वाले हो कि अभी आप उसको बेच के फाइनली प्लान अपने तो लिए कुछ? देखिए ऐसा है कि रेंट पे ही चलता रहेगा, हम्म। क्योंकि जो उसके रेट्स हैं अभी रीसेल के, वो क्या है, सोसाइटी 2000 फ्लैट्स की है, और ओके। बगल में एक हीरानंदानी है, वो भी 1000-1500 फ्लैट का, वो भी सोसाइटी है, और दो चार और बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज है। तो उस एरिया में क्या है, फ्लैट्स बहुत ज्यादा है, तो प्राइस तो अभी उसमें बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है। हम्म। मतलब आप ऐसे देखिए, जो मैंने लिया था तो 1950 पर स्क्वायर फीट के रेट से लिया था, 5600 रुपए लोग बोलते हैं। हम्म। अपने को तो कोई रिटर्न ही नहीं मिला, भले 3000 3 गुना हो गया और रेट पर हम्म। स्क्वायर फीट में, अपने को तो कुछ 2-3% आपने जैसे दिखाया वैसे हम्म। मिलता है। तो इसको ना बेचने का प्लान है, क्योंकि वैसे कुछ पैसे की कोई खास उसकी जरूरत नहीं है, और किराया जो है आ रहा है हम्म। ठीक ठाक सा, तो ऐसा भी नहीं खाली पड़ा है, तो अभी उसको बस ऐसे ही पड़े रहने दो, वो वाला हाल है। कोई मैं तो ध्यान तो देता नहीं हूँ। एक एक अच्छी चीज है जो लोग रियल एस्टेट में रियलाइज नहीं करते, मतलब सी चार्ट जो हमने दिखाया था वो था कि लोग 3% 4% का रिटर्न देख के बोले कि हम ये नहीं करेंगे, बट एक चीज जो हम लोग नहीं रियलाइज करते वो है कि लॉन्गेविटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब अभी अगर शेयर मार्केट होता तो शायद आप इसको निकाल के कहीं और इधर उधर करते, बिकॉज ये रियल एस्टेट है तो इसको हम लोग स्टेबल वे में अगले 8 साल 10 साल और रख सकते हैं। जब आपका ईएमआई खत्म हो जाएगा तो एक स्टडी सोर्स ऑफ रेंटल इनकम आ जाएगा, एंड एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन जरूर है कि 25-26 हजार 27 हजार जो भी ईएमआई आ रही है वो आप कॉन्स्टेंटली डाल रहे हो, जबकि म्यूचुअल फंड या कहीं और हम लोगों का होता है तो हम लोग उसको हर बार टिंकर करते रहते हैं, कभी ईएम ज्यादा का करते हैं, फिर लगता है ये फंड अच्छा नहीं दे रहा तो दूसरे में करते हैं। आई थिंक एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होता है वो रियल एस्टेट में काफी इजी हो जाता है कंपेयर टू अ स्टॉक मार्केट और एनी अदर इन्वेस्टमेंट फंड। ये हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने। मेरा भी इसमें इन्वेस्ट करने के बाद यही मानना है कि अगर जो लोग हैं जिनका अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, और जिनको क्विक बक बनाना है और तुरंत खरीदने बेचने का चाहिए, उन लोगों के लिए रियल एस्टेट अच्छा है, क्योंकि ये आपको बांध देता है, आप चाह के भी नहीं बेच सकते, या फिर हाँ। बेचने में इतने पापड़ हैं कि आप उसको नहीं बेचते हैं, दिमाग ही नहीं लगाते हैं। अरे रजिस्ट्री कराने जाओ तो
10 ऑफिस में रियलाइज कर। तो इसी से लास्ट क्वेश्चन आता है कि विल यू इन्वेस्ट अगेन इन रियल एस्टेट या फिर ये आपका फर्स्ट एंड फाइनल इन्वेस्ट? ये भी मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं था, ये तो सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए था, लेकिन बाद में ये इन्वेस्टमेंट बन गया। तो जहां तक बात है इन्वेस्ट करने की, प्रोबेबली मैं दोबारा इन्वेस्ट करने की तो अभी कोई माइंडसेट वैसा नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं इसमें रहता नहीं हूँ और अभी मैं अपने भाई के साथ रहता हूँ, तो वो उसका फ्लैट है, तो मेरे को अब जब अलग कभी रहेंगे, फैमिली बड़ी हो गई, तो फिर अपने लिए खरीदूंगा लेने रहने के लिए। बट आप अपने लिए ही खरीदोगे, अभी आप अपने इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं खरीदोगे? इन्वेस्टमेंट मेरा अभी तक तो जिस हिसाब से मार्केट है वैसा कुछ प्लान नहीं है कि मैं खरीदूं, अनलेस कोई बहुत ही ल्यूक्रेटिव सी कोई डील मिल जाए, कोई प्लान नहीं है। चलो दीपक, थैंक्स कैंडिड इंटरव्यू देने के लिए एंड ऑनेस्टली सब कुछ शेयर करने के लिए। तो हम लोग फिर से कभी बात करते हैं। थैंक यू। तो हम लोग फाइनली उनके इन्वेस्टमेंट का एनालिसिस करेंगे एंड हम उनको हम देखेंगे कि उनके इन्वेस्टमेंट में क्या सही गया एंड क्या सही नहीं गया। जब हम उनके इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो जो चीज़ उनके फेवर में गई वाज दैट ही वाज वेरी कंफर्टेबल पेइंग द ईएमआई। उन्होंने अपने ईएमआई को काफ़ी अच्छे से प्लान किया था कि जब तक वो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में उनके पास प्रॉपर्टी आएगी तब तक वो ईएमआई को पे करने के लिए काफ़ी सैलरी उनकी काफ़ी इंक्रीज हो चुकी होगी, तो वो काफ़ी कंफर्टेबली पे कर पाएंगे। Second is he was very clear that he is going to stay in Bangalore, which is very rare for someone who is 28, 29. But he was there in Bangalore since 2000. So he was there for 8-9 years and he was sure कि मेरे को बैंगलोर में ही रहना है। तो ये चीज़ इनके फेवर में थी। अगेंस्ट में अगर हम बात करें तो फर्स्ट थिंग इज कि देयर वाज गोइंग टू बी ह्यूज सप्लाई इन दैट एरिया। जो उन्होंने डिस्कस किया कि डीएलएफ के प्रोजेक्ट में भी काफ़ी यूनिट्स थे, प्लस बगल में और भी और भी डेवलपर्स के काफ़ी यूनिट्स आ रहे थे, तो दैट वाज अ साइन व्हिच ही मिस्ड आउट। I'll say second part is that he did not look at the rental yields at all. वहाँ पर rental yield उसको 8-9 thousand per month था, so which converts to around 2-2.5% rental yield, which was very low compared to what was the prevalent rental yield in Bangalore. So that is one big reason why his property value has not appreciated that much compared to other investments that people have done generally during this time frame. थर्ड आई से कि उन्होंने अपने हिसाब से काफ़ी बड़ा बेट ले लिया। बाइंग अ 3 BHK इन वन शॉट was a big bet. I know most of us would like to do our property transaction in one go, but it's not the very right strategy because आपको initial years में काफ़ी problem हो सकती है, and thankfully इनको personal front पे कोई problem नहीं आई, otherwise it could have been a big problem for him. The fourth point is that the developer did not deliver as per expectations. Now this was something जिसमें कोई कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता था. He went with a reliable brand. He was he did his calculations and assumptions based on the brand of the company. And today we have something like RERA and all, which was not there in 2009. So I'll say that was something which was unfortunate on his part, but it's not something on which he could have done much. एंड लास्ट पॉइंट आई विल से कि उन्होंने टैक्स प्लानिंग के ऊपर जो है काफ़ी ध्यान नहीं दिया। अदरवाइज शायद अंडर कंस्ट्रक्शन की जगह एक रेडी यूनिट लेके एंड देन ही कुड हैव बॉट द कंप्लीट यूनिट, अनदर यूनिट आफ्टर 4-5 years और समथिंग लाइक दैट। सो आई विल से दीज वर द पॉइंट्स। आई होप आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगा एंड यू कैन कीप watching this space or our other blogs for more information and more interviews. Thank you.